हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम बिल्कुल एक नया टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझेंगे। पहले नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं मैथ्स में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फ्रैक्शंस धीरे धीरे लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन करूं, मतलब नंबर्स के बारे में बताऊं कि कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं, किस किस तरह के नंबर को क्या कहा जाता है, डेसिमल कितने तरह के होते हैं, ठीक है, रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर असल में दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें तो नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो रियल नंबर्स होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर, हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो असल में कोई एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जिस जो काउंटिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो इमेजिनरी केवल कल्पनाओं में इनकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, काल्पनिक संख्या की अगर मैं बात करूं तो आई से डिनोट किया जाता है काल्पनिक संख्या, मतलब इमेजिनरी नंबर्स को आई से डिफाइन किया जाता है। और आई किसके बराबर होता है? आयोटा। मतलब ये कि अगर मैं आयोटा की बात करूं तो आयोटा जो है, आयोटा की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं √-1 होती है। मतलब ऐसी वैल्यूज जो माइनस में हो और उस पर रूट लग जाए, ठीक है, ऐसी वैल्यूज क्या कहलाती हैं? कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? हमने कहा भाई, एक तो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता है। और ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें दशमलव लगा होता है। अगर मैं बात करूं नॉन डेसिमल नंबर्स की, तो नॉन डेसिमल नंबर्स को ही इंटीजर्स कहा जाता है, पूर्ण अंक। मतलब अगर आप नाम पर भी आए, हिंदी में जाएं, तो पूर्ण अंक मतलब जो पूरी तरह से पूरा हो, मतलब डेसिमल ना हो, उसमें आधा पार्ट ना हो, तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से इंटीजर्स हमारे सामने हैं, तो हम ये कहेंगे भाई हमारे पास इंटीजर्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव होते हैं माइनस वाले, जिसमें माइनस लगा होता है और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल की, न्यूट्रल होते हैं कौन से? एक ही नंबर न्यूट्रल होता है, जीरो है, क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, ठीक है। और बात करें पॉजिटिव की, तो ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 4 मतलब कहीं ना कहीं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, क्या इनको कह सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं? तो इन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अंततः मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और अगर मैं जीरो को भी इसमें शामिल कर लूं, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको पूर्ण अंक बोलते हैं, पूर्ण अंक बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, सॉरी, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो क्या है? होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंटीजर्स का डिवीजन था वो इस तरह से था। तीन पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि नेचुरल नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स की ओर, ठीक है। डेसिमल्स की बात करते हैं। डेसिमल नंबर कितने तरीके के होते हैं? हमने कभी टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो टर्मिनेटिंग में ऐसे नंबर्स होते हैं जो भाई 5.65, भाई कहीं कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट हो गया है, बिल्कुल रुक गया है, आगे नहीं बढ़ा है, कोई वो वैल्यू नहीं, मतलब अगर कहें तो हम कहीं ना कहीं ये जीरोज लगे हुए हैं आगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट हो जाता है नंबर डेसिमल के बाद, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं रिपीटिंग नंबर की, तो रिपीटिंग नंबर है कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 1 के बाद 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये 3.3333 ये चलता ही जा रहा है।
हो सकता है 1 डिजिट रिपीट हो रही है, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो रही है, हो सकता है 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए उनको रिपीटिंग नंबर कहा जाता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब कि वो चलते ही चले जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, और ना कोई उसमें पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं वो नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे नंबर्स को आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो अगर इनको फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता क्योंकि आपको नहीं पता डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उन उतने ही कहीं ना कहीं डिवाइड में जीरोस लग जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में नहीं बदले जा सकते, मतलब उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। रिपीटिंग नंबर हो या ये नंबर हो, ठीक है, इन इन नंबर्स को भी फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, और टर्मिनेटिंग नंबर्स को तो ये हम बदल ही सकते हैं क्योंकि 5.65 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 565 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने कहा 2 जीरो लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं उस फ्रैक्शन में बदले जा सकते हैं, तो इनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेसिमल 3 तरह के थे, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जिनको फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता था, ऐसे नंबर इरेशनल। इरेशनल के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे पाई। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह की वैल्यू आएगी। रूट 3 जो परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट रूट नहीं है, उनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं आपकी इरेशनल होगी। और बाकी जो नंबर्स हैं जिनके चाहे वो रिपीटिंग है चाहे वो नॉन रिपीटिंग मतलब टर्मिनेटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं, और अगर वो फ्रैक्शन में चेंज हो पा रहे हैं तो जरूर उनको क्या कहा जाएगा, रैशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आई हैं आपको। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स को दोबारा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स में आपको 3 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। प्राइम नंबर्स देखने को मिलते हैं, कंपोजिट नंबर्स देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक यूनिक नंबर देखने को मिलता है। अब यूनिक नंबर की बाद में बात करते हैं, पहले समझते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किस तरह के होते हैं भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इस तरह के नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और बात करते हैं पहले प्राइम नंबर्स के कि भाई प्राइम नंबर्स होते क्या है, कैसे ये पता चले हमें कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। ठीक है, देखो, सबसे पहली कंडीशन जो प्राइम नंबर्स की है वो ये है कि जो भी नंबर होगा उसके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ओनली भी नहीं बल्कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए उसके। ना तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए और ना ही 2 से कम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, एक तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 से तो बिल्कुल सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब कि केवल 2 ही फैक्टर जो केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखो, अगर मैं बात करूं तो 2 है, 1 नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है, 1 नहीं है। 1 इसलिए नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि 1 के केवल एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर ये कहता है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए। 1 के तो एक ही फैक्टर है ना, 1 से ही डिवाइड होता है। अब उसको आप 1 से डिवाइड कर लो या इटसेल्फ कर लो, एक ही बात है, फैक्टर तो कहीं ना कहीं उसका एक ही है। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर की, देखो आप कभी भी आप कोई भी सीरीज ले लो आप प्राइम नंबर की, कहीं पर भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा केवल 2 को छोड़कर। क्योंकि अगर कोई आगे नंबर आप मान भी लेते हैं कि कोई 2 से डिवाइड हो भी जाए, तो फिर तो उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे कि 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, वो अपने आप से भी डिवाइड होगा, और अगर वो इवन नंबर रहा तो वो
2 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब 3 फैक्टर हो गए। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर हो या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हो, उसका आंसर हमेशा 2 ही होता है। एक ही एक लौता प्राइम नंबर ऐसा है हमारे पास जो एक इवन नंबर है। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है आराम से एग्जाम में, ठीक है। और अगर बात करें इसके बारे में, 1 से लेकर 50 तक, मतलब 1 to 50 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, तो आप ये कहोगे, हमेशा ध्यान रखना है आपको 15 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स है, 15। जब आप काउंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और अगर मैं 1 to 100 की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको, 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और एक और पॉइंट है इसका, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि प्राइम नंबर की अगर मैं एक और बात करूं तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेकर 23 तक, ठीक है। 2 से लेकर 23 तक, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इन सभी का जो सम है, क्या है, सम जोड़, वो कितना आएगा, हमेशा 100 आएगा। तो इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि एग्जैक्टली वो 100 बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर मतलब जो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है। इस तरह से जो यहाँ पर ये पहले 9 प्राइम नंबर्स है उनका जो सम है वो हमेशा 100 रहेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली वो 100 पर आकर रुक रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, प्राइम नंबर से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन पर बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है इसकी, कि ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, स्मॉलेस्ट फिर तो क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, हमने कहा भाई 4 आएगा। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, ठीक है। इस पर ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होते हैं, तो इस पर इतना ही छोड़ देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं 2 से ज्यादा फैक्टर्स लेके बैठे हैं। जैसे कि 4 के फैक्टर्स कितने हैं, एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। और अगर यूनिक नंबर की बात करें तो एक नंबर ऐसा है जो यहां पर भी मिस हो गया और यहां पर भी, मतलब वो प्राइम नंबर भी नहीं था, प्राइम नंबर की डेफिनेशन को नहीं ले पाया और वो कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन को नहीं ले पाया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, एक ही नंबर है, 1, ठीक है। तो 1 एक यूनिक नंबर है और आपने ये पढ़ा भी होगा पहले कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है, क्योंकि वो दोनों ही की डेफिनेशन को नहीं ले पा रहा है। प्राइम ये कहता है कि भाई एक ही एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट ये कहता है कि भाई 2 से ज्यादा ही फैक्टर होने चाहिए। तो 1 क्या करेगा, फिर उसको अलग एक ग्रुप बनाना पड़ेगा अपना अकेले, बिल्कुल ठीक है, उसको यूनिक नंबर कहा जाता है। तो इस तरह के जो हमारे नंबर्स हैं इस तरह से रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो समझ आ रही है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं पहला टाइप। इसमें क्या करते हैं कि भाई अरेंज करना है हमें किसको, जो फ्रैक्शंस दिए जाते हैं हमें, फ्रैक्शन अरेंजमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको काफी सारे एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं कि भाई ये 4 फ्रैक्शन आपको दिए जा रहे हैं और आप इनको अरेंज करो कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ज्यादातर, देखो 37 एक प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर, 31 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तरीका क्या था जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि भाई जो डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी का क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम से फिर सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, सभी को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता था और हमारी वैल्यूज आ जाती थी, तो हम कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता था। लेकिन यहां पर जब आप प्राइम नंबर देखोगे तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन्हीं नंबर्स का मल्टीपल होता है, ठीक है। ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए तो एक ऐसा ही नंबर हो सकता है वो जो सभी को मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब 37 इंटू 43 इंटू 31 इंटू 21, एक बहुत बड़ा नंबर क्रिएट हो जाएगा और जो कि आप डिवाइड भी उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो समझते हैं, एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताता हूं कि फ्रैक्शंस को जब अरेंज किया जाए तो कितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। देखो अगर यहां पर हम बात करें कि देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले,
देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन देखने को मिले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में से आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो डिनोमिनेटर को। तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस आ रहा है 2। ठीक है, तो उस 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, मतलब अंश को डिवाइड कर दो। तो 35 को जब 2 से भाग करोगे तो कहीं ना कहीं 17.5 आएगा, 17.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, फिर से 43 में से 41 का डिफरेंस लिया जो कि 2 आया, और 2 से 41 को डिवाइड किया तो कहीं ना कहीं 20.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 31 में से जब मैं 29 को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 2, और 2 से जब 29 को डिवाइड करूंगा तो 14.5 आएगा। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं उम्मीद है आपको ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 4 आएगा, और जब 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 16.25 आ जाएगा, 4.25 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज हमारे जो सामने आई है ना, अगर मैं इन्हीं को अरेंज कर दूं ना तो ये फ्रैक्शन भी अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखें अगर मैं बात करूं यहां पर कि सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है 4.25, तो इसका मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन ये आएगा 17/21, 17/21। उसके बाद 4.25 से बड़ी संख्या कहीं ना कहीं 14.5 है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन उसके बाद आएगा 29/31। ठीक है, उसके बाद 14.5 से बड़ी संख्या 17.5 और इसका फ्रैक्शन था 35/37। ठीक है, उसके बाद था 41/43। तो उम्मीद है ये आपको समझ आएगा और अरेंज भी हो गया, मतलब ये वैल्यूज को अरेंज करके आप फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हो, और बहुत आसान तरीके से आप इसको कर पाओगे बहुत कम समय में। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं था कि भाई आप इसको डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद आप उसको करोगे, नहीं हमारे पास इतना टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, डिनोमिनेटर में से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को माइनस करना है, और जो डिफरेंस आए उसको आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी उनको अरेंज करने से ही आपके पूरे के पूरे सारे फ्रैक्शंस अरेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया है। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, 15/16, 15/16 देखो 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। ठीक है, देखो डिफरेंस लिया आपने, डिफरेंस 1 है, 1 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा। 20 में से 19 गए 1, 1 से 19 को डिवाइड किया 19 ही आएगा। 25 में से डिफरेंस लिया 1 आया, 1 से जब 24 को डिवाइड किया आपने तो 24 ही आया। यहाँ पर डिफरेंस 1, 34 को डिवाइड किया 1 से तो कहीं ना कहीं 34 ही आया। तो इनको आप अरेंज कर लो, और देखा जाए ये पहले से अरेंज है, इसका मतलब आंसर हमारा यही आएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन 15/16, फिर 19 वाले मतलब 19/20, फिर 24/25, और फिर लास्ट में 34/35। तो इस तरह से चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। फ्रैक्शंस को आप आसानी से अरेंज कर सकते हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में करना हो, चाहे वो घटते क्रम में करना हो, आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। यहां पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें, और यहां पर हम कह सकते हैं, देखो देखो डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यहां पर डिफरेंस कितना है 1, और 1 से जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा बिल्कुल। यहां पर डिफरेंस लिया कितना है 3, है ना, 3 डिफरेंस है, तो 3 से जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3 पॉइंट आ गया, और 2 बचे थे यहाँ पर। ठीक है, 6 से 18 समथिंग यहाँ पर बचा, और फिर यहाँ पर कितना आया 6.66 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 2, 2 से जब 4 को डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं 2 ही डिफरेंस, 2 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जब मैं माइनस करूंगा कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 7, और 7 से जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा, जब मैं 7 से 2 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे 0.0 लग जाएगा यहाँ पर, और 2 जा 14। तो कहीं इतना ही आप कर सकते हो। तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन आप देखने को मिला, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटी वैल्यू कहीं ना कहीं 0.2 की है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन 2/9 आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद कहीं ना कहीं 1/1.66 है, इसका मतलब 5/8 है। उसके बाद कहीं ना कहीं वैल्यू 2 बड़ी है, कहीं ना कहीं 4/6, और फिर लास्ट में जो वैल्यू है 3 वाली सबसे बड़ी है, मतलब 3/5
4। तो इस तरह से आप ये फ्रैक्शंस को अरेंज कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना, आसान तरीका है, बिल्कुल कम समय में भी आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है अब इन वैल्यूज को, जो रूट की वैल्यूज जो है ना, अब इनको अरेंज करना है हमें कौन से क्रम में, कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं करना। देखो, जब भी इस तरह से रूट आपको देखने को मिले और आपसे कहा जाए कि भाई इनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सी आएगी, या इनको बढ़ते क्रम में लगाएं मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, या घटते क्रम में लगाएं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो आपको ये कैसे करना है। देखो, हमें ये पता है जो रूट वाली वैल्यू होती है क्या मतलब होता है, जैसे 3 बीच में है तो 3 की जो पावर है वो कहीं ना कहीं 1/रूट वाली वैल्यू है, मतलब 1/3 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 की बात करूं, 4 की पावर कितनी है, जितना 1/6 है, 1 क्या है 6 है, ठीक है। मतलब ये जो अगर यहाँ पर n रूट है ना, a की वैल्यू मतलब a के ऊपर nth रूट है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होती है 1/n होती है, ठीक है। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी होगी 1/4, और यहाँ पर 6 की पावर कितनी होगी 1/6, ठीक है। ये वैल्यूज तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम, कैलकुलेटर से भी करोगे तो कैलकुलेटर में भी आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमें वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी वैल्यूज आप हमें दे दो हम कर लेंगे उसको, ठीक है। देखो, हमें क्या करना है, ये जो पावर्स दी हुई है 1/3 1/6 1/4 1/6, हमें क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, मतलब एक ऐसी संख्या ले लेनी है जो इस 3 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, और यहाँ पर 6 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसी संख्या हम 12 मान सकते हैं। तो 12 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसका फायदा मुझे क्या होगा कि जब मैं इन सभी से डिवाइड करूंगा ना, जब मैं इन सभी से डिवाइड करूंगा, 3 से 4 बार ये 12 कट जाएगा, 6 से 2 बार ये 12 कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा, और 6 से 2 बार, मतलब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, मतलब जो रूट वैल्यूज थी वो सारी की सारी क्या हो गई, हमारी खत्म हो गई। अब 3 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 4 कितनी आएगी, कहीं ना कहीं 81 आएगी। 4 की पावर 2 मतलब 4 चौक 16, ठीक है। 5 की पावर 3 मतलब 125, और 6 की पावर 2 मतलब 36। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज आई है ना, इन्हीं को अगर आप अरेंज कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये जो रूट वाली वैल्यूज है वो भी अरेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। देखो, अब सबसे छोटे फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है 16, तो इसका फ्रैक्शन, इसका जो रूट था वो कहीं ना कहीं 6√4 था। उसके बाद कहीं ना कहीं 36 बढ़ा है, तो हमने कभी इसका जो वैल्यू है वो 6√6 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 36 के बाद 81, मतलब √3 है, और उसके बाद लास्ट जो बचा 4√5 है। तो इस तरह से ये चीजों को अरेंज कर पाए, सबसे छोटा उसके बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से इन ये रूट की वैल्यू जो है वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और। यहाँ पर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3 है, नेक्स्ट 2 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 1/6 है, और यहाँ पर 1 अकेला है, इस पर कोई पावर नहीं है, ठीक है। और पावर होती भी तो क्या होता, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 पर कितनी भी पावर लगा लो वो रहेगा तो 1 ही, ठीक है। चलो, ये 3 ये 2 और ये 6, तो क्या मैं इस पर जो एलसीएम है, मतलब इन डिनोमिनेटर्स का, पावर का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एक ऐसी संख्या जो 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी और 6 से भी, तो 6 ले लेते हैं। तो 6 से सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 3 से 2 बार आ गया है, ये 2 से 3 बार, और ये 6 से 1 बार। तो 3 की पावर 2 मतलब 9, 2 की पावर 3 मतलब 8, 6 की पावर 1 मतलब 6, और 1 की पावर कितना भी हो, अगर इसको 6 से भी गुणा करते हैं हम तब भी 1 ही आता। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो इसकी है 1, ठीक है। तो मतलब आप अरेंज कर सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये मतलब 6 की पावर, यहाँ पर 6 की पावर 1/6 मतलब ये आएगा। उसके बाद ये आएगा 2 पर स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट आएगा √3। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज को अरेंज करना है, मतलब और उस ऊपर की जो वैल्यूज थी उस जिसका आपने वैल्यू निकल के आई है वो आपको लिख लेनी है, तो आपका ये अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बढ़ते क्रम में लगाओ या घटते क्रम में लगाओ, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो, यहाँ पर अगर अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में मतलब, हमने देखा था कि कुछ नंबर रिपीटिंग होते हैं, मतलब कि डेसिमल नंबर जो जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर इस बार का मतलब समझें तो ये मतलब है कि 0.3
888, मतलब ये जिस पर बार लगा हुआ ना, ये कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट टेंस है। ठीक है, अब इसको कैसे करें? देखो, एक्स वाला मेथड तो कहीं ना कहीं लंबा है हमारे पास, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लगेगा। एक इक्वेशन बनेगी, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई, ओ 10x से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अब देखो समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं इसकी, तो जब भी आपको एक ऐसा नंबर निकालना हो जो कि 0.38 है और 8 पर बार है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा है बिल्कुल, हमेशा एक ही तरीका लगेगा। ये जो पूरा नंबर है, चाहे वो डेसिमल से पहले भी लिखा हो, चाहे वो डेसिमल के बाद भी लिखा हो, जो वो पूरा नंबर है 38 है, उसमें से आप माइनस करोगे जिस नंबर के नीचे बार नहीं है 3। चाहे आप इधर भी अगर कोई नंबर लिखा होता तो वो भी माइनस होता, तो 3 माइनस होगा, मतलब 38 पूरी संख्या, उसमें से वो नंबर माइनस हुआ जिस पर बार नहीं लगा है। ठीक है, और ये ऊपर का काम खत्म हो गया हमारे पास। अब डिवाइड करेंगे किससे? जितनी संख्याओं पर बार है, मतलब अगर देखा जाए एक ही संख्या पर बार है, मतलब एक ही नंबर पर बार है 8 पर, तो उतनी बार 9 लिखे जाएगा, और 9 ही लिखे जाएंगे, मतलब ऑलवेज 9 आएंगे। चाहे यहाँ पर 8 हो, 7 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक संख्या पर बार है, एक बार 9 लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं डेसिमल के बाद, अगर एक संख्या पर बार नहीं है तो एक बार 0। मतलब ये जो 0 है ना, ये जो 0 है, वो आपको देख कर लगानी है कि डेसिमल के बाद जितने अंक पर बार नहीं है ना, उतनी बार आपको 0 लगानी है, 1 0। तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 35/90। आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे 35/90। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। देखो, यहां पर दिया हुआ है 0.45। ठीक है, 0.45 की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, मैं क्या करूंगा, पूरा नंबर है 45 और माइनस करूंगा क्या, केवल वो नंबर जो बार के नीचे नहीं है, मतलब 4 माइनस करूंगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 आएगा, और डेसिमल के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो 0। कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा 41/90। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही है। ठीक है, और आगे अगर देखो पिछले वाले में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5 से डिवाइड करके 7, 5 से डिवाइड करके 18। ठीक है, तो ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूं कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब यहां पर देखो 0.348 आपको दिया हुआ है, 0.348। 0.348 अगर आपको यहां पर दिया हुआ है, तो क्या यहां पर बोल सकते हैं पूरा नंबर क्या है? 348 है। पूरा नंबर क्या है? कहीं ना कहीं 348 है। और माइनस करेंगे क्या, जो बार के नीचे नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 लिख दिया आपने। अपॉन में दो संख्याओं पर बार है तो दो बार 9 लिखे जाएंगे। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा 9 ही लिखे जाएंगे, संख्या चाहे कोई भी हो। दो संख्याओं पर बार है तो दो बार 9। डेसिमल के बाद अगर एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0। इसका मतलब आ जाएगा 345/990। आप इसको 5 से डिवाइड करके वैल्यू को छोटा कर सकते हो, फ्रैक्शन को छोटा कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 3 पॉइंट। अब देखो, फ्रैक्शन से पहले भी एक नंबर है हमारे पास, फ्रैक्शन से पहले भी एक क्या है, एक नंबर है हमारे पास जो कि 3 है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा नंबर क्या है, 328 है। 328 है, माइनस करेंगे क्या, जो बार के नीचे नहीं है, मतलब 32 बार के नीचे नहीं है, ये भी बार के नीचे नहीं है, ये भी, तो इसका मतलब 32 लिखना है आपको। माई अपॉन में क्या लिखें, एक संख्या पर बार है तो एक बार 9, लेकिन 0 देखकर लगानी है। डेसिमल के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक ही 0 लगेगी। कहीं सोचो कि 3 पर भी बार नहीं है, नहीं, डेसिमल जो 0 लगेगी वो हमेशा डेसिमल के बाद वाली संख्या पर लगेगी जिस पर बार नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 8 में से 2 गए 6, यहाँ पर 12 में से 3 गए 9, और यहाँ पर आएगा 296/90। 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को लें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, संख्या भी बहुत सारी है, सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें। देखो, पूरी संख्या क्या है, 2 5 2 1 4 5। पूरी संख्या क्या है, 2 5 2 1 4 5। माइनस क्या करना है, जो बार के नीचे नहीं है, 2 5 2 मतलब 252। डिवाइड करना है किससे, जितनी संख्याओं पर बार है ना उतनी बार 9। हमने कहा 3 बार 9 आएगा, और दशमलव के बाद दो संख्याओं पर बार नहीं है तो 2 0। इसका मतलब आंसर कुछ ही आ जाएगा। 5 में से 2 गए 3, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर 10 में से 2 गए 8। ठीक है जी,
और यहाँ पर बचा 4 और 2 बटे में 9 9 9 0 0। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज को निकाला जा सकता है। उम्मीद है ये चीजें आज की क्लास में आपको एक में कुछ गलत हो गया। 5 में से 2 गए 3, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर 10 में से 2 गए 8, अच्छा यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, तो एक यहाँ पर आएगा 251893। ठीक है, 251893। ठीक है, डिवाइडेड बाय 99900। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास आपको समझ आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।